हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने उत्प्रेरण के दो प्रकारों को पढ़ा था। एक था समांगी उत्प्रेरण, दूसरा था विषमांगी उत्प्रेरण। आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बीच में यानी कि समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये होगा कि हम इन सारे के सारे इन पे डिफरेंस करते हुए जो हमने पिछली क्लास जो पूरी ली थी उसको दोबारा से एक रिवाइज भी करेंगे, और जो चीजें अगर वहां कुछ छूट भी गई होगी तो वो सारी की सारी चीजें यहां पर कवर होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारे पास यहां पर है समांगी उत्प्रेरण, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण को होमोजीनियस कैटालिस्ट कहा जाता है और विषमांगी उत्प्रेरण को हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं। तो पहला डिफरेंस इनकी परिभाषा से ही आता है। आप जानते हैं समांगी उत्प्रेरण में जो उत्प्रेरक होता है और साथ में हम कह सकते हैं जो अभिकारक होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं, वह दोनों के दोनों की अवस्थाएं समान होती है, भौतिक अवस्थाएं। तो यह हमारा होता है समांगी उत्प्रेरण, जबकि विषमांगी उत्प्रेरण में दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। पहला है इसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि द्रव, गैस समान होती हैं, यानी कि जिस अवस्था में अभिकारक होगा, यदि अभिकारक द्रव अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में होगा, और यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो उत्प्रेरक की अवस्था भी क्या होगी, गैसीय होगी। यानी कि उत्प्रेरक पे हम वो सेलेक्ट करेंगे जो गैसेस फॉर्म में होगा। पहली बात। विषमांगी उत्प्रेरण की बात करें तो इसमें कहते हैं इसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक, इसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है। इसका अर्थ है यदि अभिकारक हम कहें ठोस या द्रव है तो जो उत्प्रेरक होगा वह क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। यदि अभिकारक द्रव या गैस है तो उत्प्रेरक जो होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। पहला इसमें दोनों में डिफरेंस। सेकंड हम कहें इसमें जो आता है वो होता है कि जो समांगी उत्प्रेरण होता है उसमें जो उत्प्रेरक होता है वह केवल द्रव या गैसीय अवस्था में ही हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? समांगी उत्प्रेरण में जो उत्प्रेरक होता है वो केवल हमने कहा द्रव या गैसीय अवस्था में होता है, वह ठोस अवस्था में नहीं होता। वह इसलिए नहीं होता कि समांगी उत्प्रेरण में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान होगी। इसका अर्थ है यदि अभिकारक ठोस अवस्था में है और आपने उत्प्रेरक भी ठोस अवस्था में ले लिया तो ठोस सामान्यतः एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। इस कारण से जो हमारा समांगी उत्प्रेरण होता है इसमें उत्प्रेरक केवल द्रव या गैस होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें उत्प्रेरक द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में नहीं, तो एक ये चीज हमारी क्लियर होगी। यदि इसमें विषमांगी की बात करें तो विषमांगी में इसमें उत्प्रेरक केवल ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो क्या आ गया, यह इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। अब यदि तीसरा लें तो तीसरा होता है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो किस उत्प्रेरक के द्वारा या किस समांगी उत्प्रेरण से ज्यादा बढ़ेगी या विषमांगी उत्प्रेरण से ज्यादा बढ़ेगी। तो हम कहते हैं अभिक्रिया की जो दर होती है वो समांगी उत्प्रेरण में ज्यादा होती है अपेक्षाकृत विषमांगी उत्प्रेरण की तुलना में। तो क्या कहा हमने, इसमें अभिक्रिया की दर
की दर विषमांगी उत्प्रेरण से अधिक होती है, अब आप सोच रहे होंगे सर अधिक क्यों होती है? अधिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान है। आप खुद ही सोचिए, यदि गैस को गैस में मिक्स करेंगे तो वो एक झटके में मिक्स हो जाती है, द्रव को द्रव में मिक्स करेंगे वो एक झटके में हो जाएगा। लेकिन आप एक द्रव लीजिए, यदि मैं आपको यह कहूं कि जल में दूध घोलना है तो आप क्या करेंगे? जल में जैसे ही दूध डालेंगे, दूध तुरंत हम कहते हैं जल में घुल जाता है, बहुत आसान होता है। लेकिन उसी जल में यदि मैं कहूं चीनी घोलो तो चीनी डालने के बाद थोड़ी देर तक आपको मिलाना पड़ता है, तो उसको घुलने में टाइम लगता है। तो समान यदि माध्यम होंगे, समान यदि हम कह सकते हैं अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था यदि समान है तो वो जल्दी से घुल जाएंगे। इसलिए यहां हम कहते हैं इसमें अभिक्रिया की दर विषमांगी उत्प्रेरण से ज्यादा होती है, जबकि इसमें अभिक्रिया की दर समांगी उत्प्रेरण से कम होती है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। एक दोनों में अंतर आता है पृष्ठ के क्षेत्रफल का, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था, जो हमने अधिशोषण की क्रिया पढ़ी थी, देखा था अधिशोषण जो होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और साथ ही हमने यह भी पढ़ा था जो विषमांगी उत्प्रेरण होता है उसमें अधिशोषण की क्रिया भी घटित होती है, क्योंकि विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ठोस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ठोस के पृष्ठ पर द्रव का आना या ठोस के पृष्ठ पर गैस के अणुओं का आना, वहां पर अधिशोषण की क्रिया भी शुरू हो जाती है। तो यह जो विषमांगी उत्प्रेरण होता है यह उत्प्रेरक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है। जो अभिक्रिया की दर जो बढ़ेगी वो इस बात पर निर्भर करेगी उत्प्रेरक का कितना उपलब्ध क्षेत्रफल है। उपलब्ध क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अभिक्रिया की दर तेजी से बढ़ेगी, उपलब्ध क्षेत्रफल कम होगा उत्प्रेरक का तो अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी, मतलब उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। जबकि समांगी उत्प्रेरण में हम कह सकते हैं कि यह पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें उत्प्रेरक आप देख रहे हैं द्रव तथा गैसें हैं, तो यह पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें लिखते हैं, इसमें अभिक्रिया की दर उत्प्रेरक के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। और जबकि इसमें अभिक्रिया की दर पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ है कि यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे विषमांगी उत्प्रेरण में हम कहेंगे अभिक्रिया की दर उतनी तेजी से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं उत्प्रेरक क्या है? ठोस है। तो हमारे हो गए 4। पांचवा हम देखें, पांचवे में मेन आता है कि आप ये देखिए, इस वाले में समांगी उत्प्रेरण में यदि उत्प्रेरक द्रव या गैसें होंगी तो अभिकारक भी द्रव तथा गैसें होंगी। यदि मेरे पास कोई एक हम कह सकें कि अभिकारक जो है वो द्रव अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में होगा। तो ऐसी अभिक्रिया में जब आप अभिकारक में उत्प्रेरक को मिलाएंगे, यानी कि एक द्रव में दूसरा द्रव मिलाएंगे, तो उत्प्रेरक अभिकारक से क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, उनका एक मिश्रण तैयार हो जाता है। जबकि इसमें हम देखें तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में हम ठोस का इस्तेमाल करते हैं, और ठोस हम कह सकते हैं उत्प्रेरक होता है, जबकि जो अभिकारक होंगे वह या तो द्रव होगा या गैसें होंगे, क्योंकि ये क्या है? विषमांगी उत्प्रेरण है। तो इसमें ठोस जो है वो द्रव और गैस के साथ मिक्स नहीं करता। इस बात को हम लिख लेते हैं। हमने कहा कि इसमें उत्प्रेरक अभिकारक से मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात अभिकारक में घुल जाते हैं,
घुल जाते हैं, यह ध्यान रखिएगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें उत्प्रेरक क्या है, केवल ठोस है। इसलिए ठोस यदि उत्प्रेरक है तो यदि विषमांगी हम कह सकते हैं उत्प्रेरण है, तो निश्चित रूप से अभिकारक या तो द्रव होगा या फिर गैस होगा। तो द्रव और गैस में ठोस मिक्स नहीं होने वाला, वो अलग ही रहता है। तो लिखते हैं इसमें उत्प्रेरक अभिकारक के साथ मिश्रित नहीं होते। या गया। अब इसमें यह देखिए, यदि अभिकारक के साथ उत्प्रेरक मिश्रित हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लास्ट में उस उत्पाद में से क्या करना पड़ेगा, उत्प्रेरक को अलग निकालना पड़ेगा। जबकि इसमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें पहले से क्या होता है, अलग होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण को समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो चीजें वहां छूट गई होंगी वह यहां पर मेरे को लगता है आपके सामने आ गई होगी। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम समझेंगे कि जो उत्प्रेरण होता है, उत्प्रेरण की क्या क्या खास बातें होती है, उसके क्या गुणधर्म है। तो इस चैप्टर का पूरा जितना हमने स्टार्ट किया था वहां से यहां तक का हम कह सकते हैं उत्प्रेरण वाले टॉपिक का पूरा निचोड़ आपके सामने अब अगले टॉपिक में आने वाला है। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने समांगी उत्प्रेरण तथा विषमांगी उत्प्रेरण को समझा। अब हम जो उत्प्रेरण का जो पूरा टॉपिक है, इसका हम कह सकते हैं एक निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। तो जो भी आपको पीछे इस कह सकते हैं टॉपिक में कहीं आपके डाउट रह गए होंगे, तो मैं कहता हूं निसंदेह 100% आपके वो सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह हमारा है उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम इसमें जो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वह करेंगे उत्प्रेरक की परिभाषा की। उत्प्रेरक की सामान्यतः हम परिभाषा कहते हैं कि उत्प्रेरक एक ऐसा हम कह सकते हैं पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, या कहीं कहीं पर वो क्या करता है, घटा भी देता है। जहां घटाने का उद्देश्य होता है वहां पर विष उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। जहां पर बढ़ाने का काम होता है वहां पर हम पॉजिटिव उत्प्रेरक यूज करते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक घटा देते हैं। ये हमने चर्चा कर चुके हैं। तो उत्प्रेरक की परिभाषा में हम कहते हैं उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इस बात को हम कहते हैं ये 100% सही नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि जितना हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में उत्प्रेरक डालते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए, ठीक उतना ही उत्प्रेरक हमें लास्ट में अभिक्रिया पूर्ण होने पे, साम्यावस्था प्राप्त होने पे, उसके बाद हमें उतना ही उत्प्रेरक प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो इसी चीज को हम यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उतना ही प्राप्त होता है जितना कि उसे प्रारंभ में जोड़ा गया था या आप कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए डाला गया था, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब इस चीज को हम समझते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया यहां पर। एग्जाम्पल क्या चीज है? एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि एक ऐसा जिसमें हम ये दर्शाएंगे कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी ले रहा है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि वह अलग सा निकल भी जाता है। पहले इसको हम एक फॉर्मेट से समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो पहले फॉर्मेट क्या है, हमने कहा क्या होता है, उत्प्रेरक कैसे काम करता है। ये हमारे पास अभिकारक होते हैं, अभिकारक या अभिकारक एक से अधिक, उसके साथ में क्या मिला देते हैं, उत्प्रेरक। जब मिलाते हैं तो बहुत बार हम कह सकते हैं एकदम उत्पाद नहीं मिलता, हमें मिलते हैं कुछ जटिल यौगिक मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्या किसका मिलते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण होता है, जटिल यौगिक मिलते हैं। और फिर ये जटिल यौगिक अब घटित होकर के उत्पाद प्लस उत्प्रेरक इन दोनों का निर्माण करते हैं।
तो लास्ट में जितना उत्प्रेरक आप डालते हैं उतना ही उत्प्रेरक हमें मिल भी जाता है, ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभिक्रिया में भाग ना ले, भाग भी ले लेता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा, एग्जांपल लिया, हमने कहा सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें मिल जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 मिलता है। अभिक्रिया को संतुलित करें तो हम यहां लिख लेते हैं 2 और यहां पर हमारा आ जाएगा, ये हो गया 2। तो अब यह अभिक्रिया संतुलित हो गई और यह अभिक्रिया चल रही थी। और इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं, इसका वेग बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें एक उत्प्रेरक डाल देते हैं। और उत्प्रेरक क्या डाल दिया आप जानते हैं, इस अभिक्रिया में पहले हमने डाला था नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO को। तो हम यहां नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड का उत्प्रेरक के रूप में यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं मान लेते हैं वो क्या है, NO2। तो अभिक्रिया यह हुई कि 2SO2 प्लस O2 जब NO2 की प्रेजेंस में, जो कि क्या है, एक उत्प्रेरक है, की उपस्थिति में यह तेजी से SO3 पे कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद हमें यह मिल जाता है। अब इस अभिक्रिया को डिटेल में समझते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये देखिए। हमने कहा यह अभिक्रिया कैसे घटित होती है। सबसे पहले 2SO2 यह NO2 के साथ क्रिया करता है, जो क्या है, उत्प्रेरक। और इसके बाद क्या निर्माण होता है, इसमें हम कहते हैं 2SO3 प्लस साथ में निर्माण होता है NO का, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का। यानी कि प्रारंभ में सल्फर डाइऑक्साइड NO2 के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड पर नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। और इस समीकरण को संतुलित करें तो यहां पर 2 लगा देते हैं, यहां भी 2 लगा देते हैं, ऐसे हो जाती है। अब अगले स्टेप में, यानी कि ये दोनों मिलकर के इन दोनों का निर्माण कर लिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, 2NO, ये जो 2NO है यह इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अभी अपना काम नहीं किया। तो ये 2NO ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और किसका निर्माण कर देता है, यह निर्माण करता है 2NO2 का निर्माण कर देता है। समीकरण को संतुलित, आप देखिए समीकरण संतुलित है, 2 दूनी 4, नाइट्रोजन के 2 हैं, यहां पर एक क्लियर है। अब हम इन दोनों समीकरणों को यदि आपस में जोड़ दें तो हमारे पास क्या परिणामी समीकरण ये मिलती है, ये चीज हम चेक करेंगे यहां पर। तो हमने इन दोनों समीकरणों को जोड़ा तो देखिए ये है 2SO2, तो मैंने लिख लिया 2SO2। देखिए यहां है 2NO2, ये बाएं पक्ष में है और दाएं पक्ष में 2NO2 है, तो इस वाले पद से ये वाला पद कट जाएगा। और क्या चीज कट रही है, देखिए यहां है 2NO, ये दाएं पक्ष में है, जबकि यहां बाएं पक्ष में 2NO है, इससे ये कट जाएगा। आप जानते हैं जब एक से अधिक समीकरणों को जोड़ा जाता है तो यदि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में कोई चीजें सेम होती है तो उनको क्रॉस कर दिया जाता है। तो ये हमने करा, तो क्या आ गया, 2SO2 प्लस यहां बच गया केवल O2, और इससे किस चीज का निर्माण हुआ, यहां बन गया 2SO3 का निर्माण हुआ। तो हमने देखा लास्ट में हमें वही रिजल्ट मिल गया, लेकिन बीच में आपने देखा था कि ये जो हमारे पास NO2 है इसने SO2 से क्रिया करके 2NO का निर्माण कर दिया था। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं उत्प्रेरक की क्रिया को। सेकंड, जो अगला एक और हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है, वो होती है संक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन। उत्प्रेरक क्या करता है, संक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। पहली बात तो संक्रियण ऊर्जा होती क्या है, तो किसी भी अभिक्रिया को यदि घटित होना है तो उसके लिए अभिक्रिया को एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि अभिक्रिया को न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ताप मिल गया तो अभिक्रिया घटित होगी, अन्यथा अभिक्रिया घटित नहीं होगी। तो वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है संक्रियण ऊर्जा। इसको पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में आपको समझाया था। वहां आपको बताया था एक सिंपल से एग्जांपल से कि यदि आप दाल बना रहे हैं घर पे, तो यदि आप दाल को लीजिए, आप थोड़ा उसमें पानी डाल दीजिए, उसमें मिर्च मसाले डाल दीजिए, आप उसको ऐसे ही रखे रहेंगे तो वो बनेगी नहीं। उसको उठा करके, बर्तन को ले करके आपको गैस के ऊपर रखना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, उसका ताप बढ़ाना पड़ेगा। और ताप भी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गर्म करके फिर नीचे उतार दिया तो भी वो बनने वाली नहीं है। जब तक उसमें एक जो उसका हम कह सकते हैं जितने उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, जितने ताप की आवश्यकता है, जब तक आप उस ताप तक उसको गर्म न कर दें तभी वह क्या होगा, दाल बन पाएगी, यानी कि वह एक केमिकल रिएक्शन घटित हो पाएगी। तो यह है संकीर्ण ऊर्जा, जो जिस एक न्यूनतम ताप की जिस अभिक्रिया को आवश्यकता होती है उसकी संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। तो हम देखते हैं उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा में कमी कर देता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को घटित करने के लिए, तभी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। तो दूसरा हम समझते हैं संकीर्ण ऊर्जा
में उत्प्रेरक द्वारा कमी, कि उत्प्रेरक किस प्रकार से किसी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को कम कर रहा है, यह हमने समझना है। यहां पर हम एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। हमने कहा मेरे पास है H2O2, इससे जो निर्माण होता है वो हो रहा है H2O का प्लस O2 का, और यह अभिक्रिया ऐसे घटित सामान्यतः हम कह सकते हैं बहुत स्लो होगी। यदि इसमें क्या कर दें, हम एक प्लेटिनम का इस्तेमाल कर दें जो कि कोलाइडल स्टेट में होता है, यदि उसको यहां पर डाल दें तो यह अभिक्रिया तेजी से घटित हो जाती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब सामान्यतः जब मैंने इसमें उत्प्रेरक नहीं डाला था तो इसके लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता थी वह ऊर्जा थी 76 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए कितने जूल की आवश्यकता थी, 76 किलो जूल की आवश्यकता थी। लेकिन यदि इसी अभिक्रिया को आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे, यानी कि फिर से हमने H2O2 ले लिया, इससे H2O प्लस O2 का निर्माण हुआ। अब की बार उत्प्रेरक आपने प्लेटिनम यूज कर लिया, तो अब की बार हम देखते हैं जो संकीर्ण ऊर्जा होती है वो घट करके 57 किलो जूल पर मोल हो जाती है। इसका अर्थ है इस अभिक्रिया को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है 1 मोल अभिक्रिया को घटित होने के लिए केवल 57 किलो जूल है। और यह अंतर केवल क्यों आया, क्योंकि आपने पहले उत्प्रेरक नहीं डाला था तो संकीर्ण ऊर्जा ज्यादा थी, अब की बार उत्प्रेरक ऐड कर दिया तो संकीर्ण ऊर्जा घट गई। तो आखिर इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट ये निकला कि जो उत्प्रेरक होता है वह क्या करता है, एक अल्टरनेटिव पाथ, एक कुछ हम कह सकते हैं ऐसा बीच का समाधान आपको दे देता है, जिससे क्या हो जाती है, अभिक्रियाएं घटित हो जाती है, उनको उतनी ऊर्जा की आवश्यकता हम कह सकते हैं नहीं होती। यहां पर हम डायग्राम बना सकते हैं इसका। हमने कहा यदि हम ताप और समय पर एक वक्र का निर्माण करें तो कोई भी जो हम कह सकते हैं अभिकारक होते हैं जो उत्पादों में परिवर्तित होंगे रासायनिक अभिक्रिया से, तो अभिकारकों का अपना भी कुछ एक ताप होता है। जैसे मैंने आपको दाल, हमने का बनाने का प्रक्रिया बताई कि हमने कहा दाल होती है, उसमें पानी डाला, उसमें मसाले डाले, तो ये दाल, पानी, मसाले, इनका जो ताप होगा अपना भी तो एक ताप होगा ना, जो रूम टेम्परेचर होगा वही तो ताप होगा। ये एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़े ही होंगे, तो इनका एक अपना ताप होगा। तो हर अभिकारक का अपना क्या होता है, कुछ ऊर्जा होती है उसके अंदर, तो ये अभिकारक की अपनी ऊर्जा है। अब यदि आपको अभिक्रिया घटित करानी है तो आपको इसका ताप, इसको ऊर्जा बढ़ा करके, मान लेते हैं इतना बैरियर है, यानी कि अगर आपको इस अभिक्रिया को घटित करानी है तो आपको इतनी ऊर्जा या इतना ताप बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने इसका ताप बढ़ाते बढ़ाते जैसी बैरियर आया उसके बाद घटा दिया, ये इस प्रकार से ये घटित हो जाती है अभिक्रिया। तो ये तो तब है, यदि इसकी बात करूं तो ये कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है इसको, ये ऊर्जा कितनी है, 76 किलो जूल पर मोल। अब यदि मैं एक उत्प्रेरक डाल दूं इसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक डाल दूं तो उत्प्रेरक इस प्रकार से काम करेगा, ये यहीं से घुमा करके ये यहीं पर अभिक्रिया को ले आएगा, और यहां पर जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो कितनी है, केवल 57 किलो जूल पर मोल। तो आखिर उत्प्रेरक करता क्या है, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के लिए एक अल्टरनेटिव पाथ दे देता है, एक अतिरिक्त रास्ता दे देता है जिसके द्वारा वो अभिक्रिया घटित हो जाती है। अब ये ऐसा कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, आपने जनरल लाइफ में अपने सामान्य जीवन में ये अनुभव करा होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो एक पर्टिकुलर रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और जो कि लंबा होता है। थोड़े दिनों बाद आपका कोई साथी बताता है अरे वहां जाने के लिए तो एक शॉर्टकट तरीका भी है, बीच में एक पतली सी गली भी है, आप उससे चले जाओ तो आपकी ऊर्जा भी बचेगी, समय भी बचेगा। तो वह एक अल्टरनेटिव पाथ है, और वो किसने बताया आपको, जो आपका दोस्त है, वो आपके लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। आपको ए जगह से बी जगह पहुंचना था, पहले घूम के जा रहे थे, अब आपके दोस्त ने उत्प्रेरण का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया, आपको बताया अरे भाई ये बीच का रास्ता भी है, तो आप क्या चाहोगे, बीच से चले जाओगे, तो आपकी ऊर्जा भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा, यानी कि आप जल्दी पहुंचोगे। वही काम यहां उत्प्रेरक कर रहा है। उत्प्रेरक ऊर्जा भी बचा रहा है और क्या कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ा रहा है, यानी कि जो समय लग रहा है उसको भी घटा दे रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगला यदि हम इसमें लें तीसरा नंबर जो आता है वह आती है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यदि हम किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझें, हमने कहा एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी होती है, मान लेते हैं ए उत्पाद है, यह ए से बी में परिवर्तित हो रहे हैं, और यदि ऐसा हो कि बी भी
ए में परिवर्तित हो पाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यदि आप कोई एक उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे, तो उत्प्रेरक का जो काम, या हम कह सकते हैं जो वो सुविधा देगा ए को बी में परिवर्तित होने में, ठीक वही सुविधा वो प्रदान करेगा बी जब ए में परिवर्तित होगा। यानी कि अग्रभिन्नत अभिक्रिया, यानी कि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब अभिक्रिया होगी, ए से बी बनेगा, तो वो उसको जितनी तेजी से करेगा, जितनी उसकी संकीर्ण ऊर्जा में कमी करेगा, ठीक वही काम वो जब बी ए में परिवर्तित होगा, तो ठीक वही सुविधा, वही काम बी से ए के लिए भी करेगा। तो दोनों ही स्थितियों में क्या करता है, जो उत्प्रेरक होता है वो समान रूप से अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो लिखते हैं दोनों अभिक्रियाओं में, दोनों अभिक्रियाएं कौन कौन सी, ए से बी व बी से ए में उत्प्रेरक समान रूप से अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। ऐसे नहीं है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जल्दी से कर दें और बैकवर्ड डायरेक्शन में बी से एक करते समय वो क्या कर दे, उसको स्लो कर दे, ऐसा नहीं है, समान रूप से करेगा। तीसरा आता है, जो सॉरी 3 तो हमारे हो गए, चौथा इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है साम्यावस्था। हम जानते हैं किसी भी अभिक्रिया की एक इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि साम्यावस्था आती है। जो उत्प्रेरक होता है किसी भी अभिक्रिया की साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता, ध्यान रखिएगा इस बात को। वह साम्यावस्था प्राप्त करने में, जो अभिक्रिया है वह स्लो चल के साम्यावस्था प्राप्त कर रही है, तो उत्प्रेरक यह करता है कि उसी अभिक्रिया को तेज करके उसको जल्दी ही साम्यावस्था तक पहुंचा देता है, लेकिन वो साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो लिख लेते हैं इस बात को, उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता, अपितु वेग बढ़ाकर या अभिक्रिया का वेग बढ़ाकर उसे जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो मुझे लग रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आता है कि कोई भी उत्प्रेरक अभिक्रिया के केवल वेग को प्रभावित करता है, वो कभी अभिक्रिया को शुरुआत नहीं कर पाता। ऐसे नहीं है कि दो चीजें रिएक्ट ही नहीं हो रही थी और आपने क्या करा, उसमें केवल उत्प्रेरक डाला तब वो रिएक्शन हो, ऐसा नहीं है। उत्प्रेरक केवल उन्हीं अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाता है जो अभिक्रियाएं हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये 5वां पॉइंट है हमारा, यह अभिक्रिया की शुरुआत नहीं करता अपितु अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो यदि आपके दिमाग में यह आ रहा हो कि उत्प्रेरक कोई अभिक्रिया घटित नहीं भी हो रही है, इसको डालेंगे तो उत्प्रेरक को अभिक्रिया घटित हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। केवल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा, या तो उसे बढ़ा देगा या घटा देगा, लेकिन शुरुआत नहीं करेगा अभिक्रिया की। तो ये हमारे हो गए 5। जो 6वां पॉइंट आता है उसको यहां पर लिख रहे हैं हम, कोई भी उत्प्रेरक अभिकारक तथा उत्पादों की जो ऊर्जा होती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उसमें परिवर्तन नहीं लाता। जो अभिकारक की जो ऊर्जा होगी और उत्पाद की जो ऊर्जा होगी उसमें परिवर्तन नहीं होगा उत्प्रेरक के कारण, वो एज इट इज बनी हुई रहेगी, जैसे कि हम कह सकते हैं बिना उत्प्रेरक के वो थी। तो इसको लिखते हैं, यह अभिकारक तथा उत्पाद की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा और कोई काम नहीं करने वाला।
तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम उत्प्रेरक को अभिक्रिया में, उत्प्रेरक का अभिक्रियाओं में क्या योगदान होता है इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के जो विलक्षण है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसे नोट कीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का करेंगे, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनसीईआरटी का 5.2.3 और जो कि है जियोलाइट का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। अब यहां पर एक शब्द आया वर्णनात्मक। वर्णनात्मक मतलब चयनात्मक। यदि हम किसी उत्प्रेरण का चयन करना चाह रहे हैं, मान ले हमारे पास कोई गैस है और गैस कोई सिंगल नहीं है, गैस के मिक्सचर्स हैं, बहुत सारी गैसें हैं, और हम चाहते हैं कि उसमें से केवल कुछ ही गैसों का क्या हो, किसी धातु के पृष्ठ पर अधिशोषण हो, जो हम कह सकते हैं किसी उत्प्रेरण की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो हम चयन कर सकते हैं कि किन किन गैसों का चयन हो, किन किन गैसों का हमें करना है, और उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, धातु का सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको कहते हैं वर्णनात्मक यानी कि चयनात्मक सेलेक्टिविटी, जो कि हमने पीछे के टॉपिक्स में भी आपको बताई थी पिछली वीडियोस में। अब यहां पर शब्द आया है जियोलाइट। तो जियोलाइट होता क्या है? जियोलाइट वास्तव में होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ध्यान रखिएगा, जियोलाइट जो होता है वह होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है जियोलाइट का, सामान्य जो सूत्र होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के जियोलाइट होते हैं, अभी इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सामान्य जो सूत्र होता है उसको लिखते हैं हम MX/N। यहां पर हमारा आता है AlO2X और दूसरी तरफ हम लिखते हैं SiO2Y और साथ में लिख लेते हैं कोई भी एक यहां पर संख्या लिख सकते हैं, जैसे Z/H2O, या Z की जगह कुछ और ले लेते हैं, मतलब ये यहां पर H2O यहां आएगा, इसके आगे H2O के आगे कोई भी संख्या आ सकती है। हम मान लो संख्या कोई X ही लिख लेते हैं, चलिए कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये एक सामान्य सूत्र है जियोलाइट का। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर में कुछ सिलिकॉन के परमाणु क्या कर जाते हैं, हम कह सकते हैं रिप्लेस कर देते हैं एल्युमिनियम के परमाणुओं को। तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जियोलाइट का आकार वर्णनात्मक होता है उत्प्रेरण के रूप में। क्या इसकी खास बात है? ये तो केवल हमने इसके एक केमिकल नेम से क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या था, केवल इतना बताया। जियोलाइट एक ऐसा हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि जिसे हम रंध्र कहते हैं। तो क्या है, जियोलाइट के पृष्ठ पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं, सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिनका आकार अब देखिए अलग अलग तरीके के जियोलाइट होते हैं, तो इनका आकार भी काफी हम कह सकते हैं एक परास में होता है, एक रेंज में होता है। तो कितना होता है, लगभग हम कह सकते हैं 240 पिकोमीटर से लेके 760 पिकोमीटर के बीच में इन रंध्रों का क्या होता है, आकार होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये होते कैसे हैं? तो जैसे हम यदि एक पृष्ठ बनाऊं मैं इस प्रकार का, और इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे छिद्र हों, ये ऐसे ऐसे छिद्र हों, तो इस प्रकार के जो हमारे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, जियोलाइट कहेंगे। ये क्या है, एक जियोलाइट। और इसमें ये क्या है, ये हमारे क्या है, रंध्र क्या है, छोटे छोटे छिद्र। अब इसे वर्णनात्मक क्यों कहते हैं? वर्णनात्मक मतलब सेलेक्टिव क्यों कहते हैं? आपको जिस प्रकार के अणुओं के लिए आपको पृष्ठ चाहिए, कि आप चाहते हैं कि इस साइज के अणु क्या हो, किस धातु के जियोलाइट के पृष्ठ पर आकर के अधिशोषित हो जाएं और उत्प्रेरण का ये काम करे, हम क्या करते हैं, उसी प्रकार के जियोलाइट को क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, जिसका आकार अणुओं के आकार का हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कुछ गैसें हैं, गैसों का एक मिश्रण है,
गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण में हम कह सकते हैं 300 पिकोमीटर अणु वाले भी हम कह सकते हैं गैस के अणु हैं, और 400 पिकोमीटर वाले भी गैस के अणु हैं, 700 पिकोमीटर वाले भी गैस के अणु हैं। अब चाहते हैं कि वह गैस के अणु ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जिनका आकार 700 पिकोमीटर से ज्यादा है। तो आप एक ऐसे जियोलाइट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जियोलाइट में जो रंध्र है उनका आकार क्या है, 240 से 760 पिकोमीटर की एक रेंज में है। तो आप ऐसे पिकोमीटर का यूज करेंगे, ऐसे जियोलाइट का यूज करेंगे जिसके रंध्रों का आकार, जिनके ऊपर हम कह सकते हैं उसके ऊपर जो छिद्र बने हुए, उन छिद्रों का आकार लगभग हम कह सकते हैं यदि 700 पिकोमीटर वाला यदि आपको चाहिए तो एक ऐसा जियोलाइट यूज करेंगे जिसमें रंध्रों का आकार लगभग 650 या 700 के पिकोमीटर से ज्यादा हो। तो हम कहेंगे इसके लिए जो जियोलाइट लेंगे, जियोलाइट, उसमें रंध्र का आकार 650 पिकोमीटर से अधिक हो, ऐसे जियोलाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि यहां तो गैस का क्या था, मिश्रण था, जिसमें 300 पिकोमीटर वाले भी थे अणु, 400 पिकोमीटर वाले भी थे और 700 वाले भी थे। लेकिन जब रंध्र का आकार 650 के लगभग होगा तो न तो 300 पिकोमीटर वाले अणु वहां पर प्रवेश कर पाएंगे उन रंध्रों पे, और न 600 पिकोमीटर वाले अणु रंध्र में प्रवेश कर पाएंगे। इसका अर्थ है आपने सिलेक्शन कर लिया है जियोलाइट का जो केवल एक प्रकार के अणुओं का क्या कर रहा है, हम कह सकते हैं अधिशोषण कर रहा है, जिनका आकार 700 पिकोमीटर के बराबर है। तो इसीलिए इसको परिमाणात्मक यानी कि सिलेक्टिव या चयनात्मक कहा जाता है इस उत्प्रेरण को। दूसरी बात, आखिर इनका इस्तेमाल क्या है। इनका जो इस्तेमाल होता है ये मुख्य रूप से केमिकल में या के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन के भंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स में जो हाइड्रोकार्बन्स का हम भंजन कराते हैं उसके लिए हम जियोलाइट का उपयोग करते हैं। और इसके लिए एक जियोलाइट होता है, एक और ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी में बताया गया है, जियोलाइट जो कि होता है ZSM5। इस ZSM5 का जो इस्तेमाल किया जाता है वह हम उपयोग करते हैं किसके लिए, जैसे कि हम कह सकते हैं अल्कोहल को, इसका उपयोग जो है वो अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्या है, अल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करने में उपयोग किया जाता है। अब हम कहें इस जियोलाइट का फार्मूला क्या होता होगा, देखिए फार्मूले का तो हम कह सकते हैं फॉर्मेट ये है, यहां पर स्मॉल एक्स की जगह आप चाहो तो, क्योंकि यहां पर कोई भी एक नंबर आ जाएगा इसलिए स्मॉल एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, कोई और संकेत इसलिए नहीं लेते क्योंकि केमिस्ट्री में आप मैक्सिमम जानते हो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका कोई ना कोई एक केमिकल नेम होता है मैक्सिमम का, इसलिए यहां पर हमने स्मॉल एम रख दिया। तो अब इसका जो सूत्र होगा, इसका सूत्र हम ऐसे लिखते हैं, ये होता है HX और साथ में आप जानते हैं ये होता है ALO2 का होल एक्स, साथ में हमारा आता है SiO2 96 माइनस एक्स, ये पूरा बंद, और साथ में यहां पर आ जाता है इंटू XH2O। ये किसका सूत्र है, ZSM जो जियोलाइट है उसका सूत्र हमारा ये है, HX ALO2 X SiO2 96 माइनस एक्स इंटू XH2O। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम जियोलाइट को समझ सकते हैं, काफी आसान है, कठिन नहीं है, केवल एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आज जितने भी टॉपिक्स थे काफी आसान थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कहीं पर आपके कोई डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।